जब भी हम लोग कोई भी कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, तो हमेशा हम लोग को एक और एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो भी कंपनी हम लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, क्या वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अभी ये कैसे समझते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए, कंपनी का वैल्यूएशन समझने के लिए हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट रेशियोज है जिसका हम लोग एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो कौन से हैं वो दो रेशियोज, काफ़ी फेमस है। एक है पीई रेशो, दूसरा है पीबी रेशो। दोनों रेशियोज क्या है, कैसे ये लोग को एनालिसिस करते हैं, कैसे ये लोग का फॉर्मूलाज है क्या है, और कैसे हम लोग को चार्ट्स पे भी देखना है, वो भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीई रेशियो और पीबी रेशियो के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीई रेशियो के बारे में। पीई रेशियो क्या होता है और कैसे इसको लिखा जाता है या समझा जाता है। ठीक है, पीई रेशियो ज़्यादातर लोगों को आपको ऑलरेडी पता ही होगा। पीई रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ठीक है, अभी जब भी ऐसा होता है ना, ये ऐसा टू लिखा रहता है, तो इसका अगर मैथमेटिक्स में ऐसा लिखा हो जाता है, मतलब उसको ऐसा बोलते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो रहता है वो हमेशा ऊपर आएगा और जो सेकंड वाला रहता है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा जाता है फॉर्मूला वाइज में। अभी प्राइस क्या है, ये जो है स्टॉक प्राइस। ठीक है, अभी अर्निंग्स क्या है, अर्निंग्स में मतलब क्या आएगा, मैं अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर यानी कि ईपीएस। ईपीएस को निकालते कैसे हैं, ईपीएस को निकालने का फॉर्मूला है कंपनी का नेट प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, या नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी शेयर होल्डर्स नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जितने हैं, जो भी इसका नंबर निकलेगा उसको हम लोग ईपीएस कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको आपको मैन्युअली कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझना ज़रूरी है कि भाई ये जो फार्मूलेज बनते हैं, ये जो भी रेशियोज बनते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या कौन से डेटा पॉइंट यूज़ करके इन रेशियोज को बनाया जाता है, और आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। काफ़ी बारी तो मुझे कितनी कंपनी का पी रेशियो देखना ही नहीं पड़ता है। अगर मैं नॉर्मल बैलेंस शीट वो सब भी स्टडी कर लूँगा, एक्सक्यूज मी, बैलेंस शीट वो सब भी स्टडी कर लूँगा, कंपनी का स्टॉक प्राइस देख लूँगा, तो काफ़ी बार मुझे समझ में आ जाता है कि भाई ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो आपको वो एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा, बट ऑब्वियसली आपको ये सब नंबर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने को समझना क्या क्या है। अभी इधर हो गया पीई ईपीएस। ठीक है, मान लो एक स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपये चल रहा है। ठीक है, और इसका अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, अभी ये जो पर शेयर क्यों निकालना है, सबसे पहले तो हम लोग को ये कि भाई अर्निंग्स समझ गए, लेकिन पर शेयर का ही अर्निंग्स क्यों निकालना है, क्योंकि ये जो स्टॉक प्राइस है, ये भी तो एक यूनिट यानी एक शेयर का प्राइस है ना। ये भी तो पर शेयर स्टॉक प्राइस है ना, कि एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, तो स्टॉक प्राइस भी तो पर शेयर ही है। तो उस हिसाब से इसके लिए दोनों मैच होना चाहिए। तो इसलिए पर शेयर का ईपी मतलब ईपीएस निकलता है। हम लोग सिर्फ अर्निंग्स नहीं निकालते, अर्निंग्स पर शेयर निकालते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी लोग, आपने देखा होगा कि भाई यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग बताते हैं कि ईपीएस निकलते हैं, लेकिन ईपीएस क्यों निकालते हैं उसका लॉजिक कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया रहेगा कि पर शेयर क्यों निकालते हैं। अभी मान लो इधर अर्निंग्स पर शेयर इस कंपनी का 5 रुपये है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग मैथमेटिकली अगर फॉर्मूला के हिसाब से कर लेंगे, तो इससे हम लोग को समझ में आएगा कि 20 रुपया या 20 टाइम्स इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है इसके अर्निंग्स के मुकाबले। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि आप इस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए, यानी कि कंपनी को 1 रुपये अर्निंग के लिए आप कंपनी को 20 रुपये दे रहे हो, या 20 गुना पैसे दे रहे हो। ठीक है, सिंपल सा ये मतलब होता है। ठीक है, अभी ये जो मैंने इधर 20 रुपया लिखा है, ठीक है, काफ़ी बारी जब मैं आईपीओ के वीडियोस बनाता हूँ, तो उसके ऊपर मैं या इनफैक्ट जो हम लोग के टेक्नो फंडा एनालिसिस वाले जो वीडियो है, दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पर, जाके देख लेना। उसके ऊपर हमेशा कहता हूँ कि ये पी इसका थोड़ा ज़्यादा है, पी थोड़ा कम है, ओवर वैल्यूड लग रहा है, अंडर वैल्यूड लग रहा है। तो ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि अभी हर एक चीज़ को, अभी देखो 20 रुपये ये ज़्यादा मैं दे रहा हूँ या कम दे रहा हूँ, ये कैसे मुझे समझेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं
कि मेरे पास एक एक फ़ोन है, ठीक है, एक कोई चाइना का सस्ता वाला फ़ोन है, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ फंक्शन वंक्शन है नहीं, सिर्फ कॉल आएगा कॉल जाएगा, ठीक है, वो जो पुराने वाले जो 9 बटन वाले जो फ़ोन आते थे, वो एक फ़ोन है, ठीक है। और एक मेरे पास एक दूसरा एक आईफोन है, ठीक है, ये टैबलेट बन गया बट मान लो एक आईफोन है, ठीक है। अभी इसका मुझसे कोई मांग रहा है 15,000 रुपये, ठीक है, और इसका मुझसे मांग रहा है 40,000 रुपये। अभी मुझे ये फ़ोन महंगा लग रहा है और मुझे ये वाला फ़ोन सस्ता लग रहा है, क्यों? किस बेसिस पर मैं ये जज कर सकता हूँ कि भाई ये वाला फ़ोन सस्ता लग रहा है, जिसके लिए मैं 40,000 रुपये दे रहा हूँ, बट जिसके लिए मैं 15,000 रुपये दे रहा हूँ वो वाला फ़ोन मुझे महंगा लग रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, कंपेयर करने के लिए कुछ तो चाहिए हम लोग को, करेक्ट। तो वो मैं किससे कंपेयर करूँगा? वो मैं कंपेयर करूँगा इंडस्ट्री से, ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या इंडस्ट्री का जो डेटा है, इंडस्ट्री रेशो, ठीक है। तो जिस भी कंपनी में, जिस भी सेक्टर में, जैसे मान लो जोमेटो हो गया, ठीक है, जोमेटो छोड़ दो, एक काम करते हैं हम लोग, ब्रिटानिया पकड़ लेते हैं, ठीक है, ब्रिटानिया पकड़ लिया, डाबर पकड़ लिया, ठीक है, दोनों एफएमसीजी वाले हैं, ठीक है। अभी मान लो ब्रिटानिया का जो पीई रेशो है वो है 25 का, ठीक है, मुझे पता नहीं कितना, मैंने चेक नहीं करा, बट एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। और जो डाबर है उसका पीई रेशो है 28 का, ठीक है। अभी यहाँ पर तो ब्रिटानिया का सस्ता लग रहा है, तो ये मुझे फिर इससे मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई ब्रिटानिया सस्ता है। साथ ही साथ लेकिन अगर मुझे पता चलेगा इंडस्ट्री का पी रेशो मान लो 12 है, जो हम लोग की एफएमसीजी इंडस्ट्री उसका पी रेशो मान लो 12 है, और कोई एक तीसरी कंपनी है, ठीक है, एक XYZ कंपनी मान लो, उसका पीई रेशो 14 का है, तो अभी वैल्यूएशन के हिसाब से तो भाई ये जो तीसरी कंपनी है ये मुझे ज़्यादा अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड लग रही है। अंडर वैल्यूड तो नहीं कहूँगा, एक फेयर वैल्यू में है। ये लोग दोनों के कंपैरिजन में ब्रिटानिया अंडर वैल्यूड है, डाबर इधर ओवर वैल्यूड लग रही है तीनों में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू ये हम लोग को पता चलता है अर्निंग्स से या जो पीई रेशो से, कि भाई कभी भी हम लोग सिर्फ पीई रेशो आइसोलेशन पे नहीं देखते, इंडस्ट्री का पीई भी देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इंडस्ट्री का पीई भी मान लो 10 का है, हमारा जो स्टॉक है उसका भी पीई 10 से 12 के बीच का है, लेकिन सिर्फ पीई रेशो के बलबूते पर ही सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर देना है, बाकी दुनिया भर की और चीज़ें हम लोग को देखनी है। हम लोग को इनकम स्टेटमेंट देखना है, बैलेंस शीट देखना है, कैश फ्लो देखना है, तीनों का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इससे आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा कि एक स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं, इंडस्ट्री को कैसे समझते हैं, और उसके बाद बाय या सेल डिसीजन कैसे लेना है, कब लेना है, हम लोग को ये भी समझ में आता है। साथ ही साथ अभी मान लो इंडस्ट्री का पीई 10 का है, इस स्टॉक का पीई भी 10 का है, ठीक है, तो ये फेयर वैल्यूड है। लेकिन मुझे अगर ये समझना है कि भाई इसका पुराना पीई क्या था, या ये कभी 10 के पीई के नीचे कभी गया है क्या, ठीक है, तो ये मुझे कैसे समझेगा, ये मुझे उसका पिछला ट्रेंड देखना पड़ेगा, ठीक है, पुराना ट्रेंड देखना पड़ेगा। अगर मान लो ये पहले 8 के पी पे चल रहा था, ठीक है, काफ़ी टाइम से 8 के पी पे चल रहा था, फिर उसके बाद 9 का पी हो गया और अभी 10 का पी हो गया, तो अभी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ये पी यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है, इसका जो ट्रेंड है ये बढ़ रहा है, ठीक है। मुझे वैसे ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ना फिर, क्योंकि अगर आज 10 के पी बढ़ रहा है तो कल को शायद इसका पी और भी बढ़ सकता है ना। तो वो भी तो एक बात है, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि है ना पी रेशो एक हिसाब में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रेशो है ही, ठीक है। क्योंकि जैसे आप समझो ना कि अभी मेरे पास एक एबीसी कंपनी है, एक XYZ कंपनी है, ठीक है, इसका प्राइस चल रहा है स्टॉक प्राइस, ठीक है, स्टॉक प्राइस दोनों का स्टॉक प्राइस हम लोग लिख लेते हैं। एबीसी का चल रहा है 100 रुपये, इसका चल रहा है 200 रुपये। अभी आप यहाँ पर बोलोगे प्राइस के हिसाब से तो भाई ये वाला सस्ता है, ये वाला महंगा है, ठीक है, एक्सक्यूज मी। अभी यहाँ पर जो अर्निंग्स पर शेयर है, ईपीएस, इसका 40 रुपये, इसका 40 रुपये, तो यहाँ पर आप इसको 2.5 गुना पैसे दे रहे हो, अगर आप डिवाइड करोगे तो उसका 2.5 गुना पैसे आ जाएगा, और यहाँ पर आप इसको 5 गुना पैसे दे रहे हो, तो अभी स्टॉक प्राइस और इसके हिसाब से भी इसका अर्निंग्स या जो भी है पीई
ये अंडर वैल्यूड लग रहा है, ये ओवर वैल्यूड लग रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये चीज़ भी हम लोग को देखना होगा कि भाई पिछले, अगर मैं आप लोगों को ये बता, चलो एक मान लेते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है, ऐसे हम लोग डिस्कस करते हैं। और कंपनी ए, कंपनी बी, ठीक है। इसका पहले स्टॉक प्राइस देख लेते हैं, सी एम पी, ई पी एस, पी ई, ठीक है। इसका स्टॉक प्राइस था पहले 100 रुपये का था पहले साल, ई पी एस था 10 रुपये, तो पी ई हो गया 10, ठीक है। इसका अगले साल, दूसरे साल, इसका जो स्टॉक का प्राइस हो गया वो 110 हो गया, ई पी एस भी 11 हो गया, ठीक है। तो पी वापस 10 का हो गया, ठीक है। इधर 120 हो गया, इधर 12 का हो गया, इधर वापस 10 का हो गया, करेक्ट। तो आप यहाँ पर, अरे एक सेकेंड अंडू कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर स्टॉक प्राइस का ग्रोथ स्लो है, ठीक है, 10-10% का ग्रोथ है, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर का ग्रोथ भी स्लो है, बट पीई कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। दूसरी कंपनी देख लेते हैं, बी वाली कंपनी, ठीक है। इसका भी हम लोग करंट मार्केट प्राइस, ईपीएस और पीई रेशियो के हिसाब से देखेंगे। तो इसका मान लो करंट मार्केट प्राइस 200 रुपये का चल रहा है, ठीक है। इसका ईपीएस 20 का था, पीई इसका 10 हो गया, ठीक है। अभी मान लो इसका जो ये है 400 रुपये हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर मान लो, ठीक है, पर इसको 500 रुपये पकड़ लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ जाएगा। और यहाँ पर ये 40 रुपये हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका पी कितना हो जाएगा, 12.5 का, कैलकुलेट अगर हम लोग करेंगे तो 12.5 का इसका पी हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका जो ये जो स्टॉक प्राइस है ये बढ़ के 1000 रुपये हो गया तीसरे साल। और यहाँ पर इसका जो अर्निंग्स है ये अभी 100 रुपये हो गया, ठीक है। 100 रुपये भी नहीं, अगर हम लोग काम करते हैं 80 रुपये पकड़ लेते हैं, 80 रुपये पकड़ लेते हैं। अभी अगर इसको हम लोग पकड़ेंगे तो वापस 12.5 का है। या अगर हम लोग इसको 80 रुपये भी नहीं पकड़ते, मैं इसको थोड़ा सा इधर से हटा देता हूँ, ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग को ज़्यादा मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो ये है पीई रेशियो, मान लो ये जो स्टॉक प्राइस है ये 90 का हो गया, सॉरी 900 का हो गया। और जो इसका पीई रेशियो, और सॉरी जो इसका ये है अर्निंग्स है, ये इसकी 60 रुपये हो गई अर्निंग्स, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखोगे इसकी जो अर्निंग्स है वो लिटरली डबल होती जा रही है, तो स्टॉक प्राइस भी ऑब्वियसली इसका बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये मोटा मोटी 15 के आसपास का पीई रेशियो बनेगा इसका, ठीक है। यहाँ पर इसका पीई रेशियो 10 का था, यहाँ पर इसका पीई रेशियो 15 का हुआ। बट अगर आप देखोगे ये दोनों कंपनी में कौन सी कंपनी अच्छी निकली, बी वाली कंपनी। इनफैक्ट इसका पीई रेशियो ज़्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है, तो भी इसका ये कंपनी ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस भले से बढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन इसका जो ये है ये हाई ग्रोथ कंपनी में है, ठीक है, हाई ग्रोथ सेक्टर में है। या कंपनी सेम सेक्टर में, मान लो दोनों सेम सेक्टर में कंपनी है, और वो लोग का जो परफॉर्मेंस है, ये कंपनी स्लो ग्रोथ कर रही है और ये जो कंपनी है ये फास्ट ग्रोथ कर रही है। तो ऐसे में इसीलिए काफ़ी बारी पी रेशियो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है कि भाई मुझे एक कंपनी के लिए 10 रुपये का पी मिल रहा है, यहाँ पर 15 का पी पड़ रहा है। अगर मैं सिर्फ पी रेशियो देखूंगा तो उस हिसाब से मैं ये कंपनी खरीद लूँगा, लेकिन फिर मुझे स्लो ग्रोथ के हिसाब से फिर 130, 140 ऐसे ऐसे स्टॉक प्राइस बढ़ेगा जैसा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर जिस हिसाब से इसका ट्रेंड चल रहा है तो शायद वो कल को 1200 हो जाएगा, फिर 1800 हो जाएगा, फिर शायद 2500 हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप, आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। दूसरा एक और एक चीज़ क्या होता है, पीई रेशियो कम या ज़्यादा होने का, ये भी हो सकता है ना। मान लो कि हम लोग वही फ़ोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये 9 9 डिजिट वाला, 9 ये इसके नंबर वाला फ़ोन बना दिया, और यहाँ पर मैंने एक आईफोन बना दिया, ठीक है। आईफोन या कोई भी फ़ोन, टच स्क्रीन फ़ोन पकड़ लीजिए। अभी ये फ़ोन को मैं कितने में बेच सकता हूँ, 1000 रुपया, 1200 रुपया, उससे ज़्यादा मैं बेच नहीं सकता हूँ। क्योंकि उससे ज़्यादा मैं बेचूंगा तो कस्टमर मुझे उतना पैसा देगा ही नहीं। 2000 रुपये का अगर मैं ऐसे नंबर कीपैड वाले जिसको हम लोग फीचर फ़ोन कहते हैं, उसको अगर बेचूंगा तो हार्डली 2-4 लोग को बेच पाऊंगा। बट अगर 1000 रुपये में बेचूंगा तो मैं ज़्यादातर लोगों को बेच पाऊंगा, करेक्ट। और ये वाला जो फ़ोन है, आईफोन पकड़ लो या कोई भी नॉर्मल सैमसंग, माइक्रोमैक्स, शाओमी वामी, कोई भी फ़ोन, रियलमी, कोई भी पकड़ लो,
उसको अगर मैं 5,000 के ऊपर भी बेच सकता हूँ, 50,000 का भी बेच सकता हूँ, करेक्ट, डिपेंडिंग ऑन की कंपनी में फीचर्स या फ़ोन में फीचर्स क्या है। तो ये उस पर भी दर्शाता है कि कौन सी कंपनी को जो कस्टमर है, या मतलब इसमें तो हम लोग ने प्रोडक्ट लिया, बट अगर जो स्टॉक है, तो जो इन्वेस्टर है वो शायद कोई ऐसी जो लो पीई जो कंपनी रहेगी, ठीक है, वो कंपनी का स्टॉक प्राइस ही उतना कम है, मतलब क्योंकि मान लो, क्योंकि ये कैसा है, पी और अर्निंग्स ना, अभी अर्निंग्स इसकी 10 रुपए की आ रही है, स्टॉक प्राइस भी इसका 10 रुपए का है, यानी कि 1 रुपए का ही इसका पी चल रहा है। तो अभी इसके हिसाब से तो आप बोलोगे भाई एक नंबर कंपनी है एकदम, 1:1 का इसका पी रेशियो है, तो मतलब ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है। लेकिन इसको इन्वेस्टर्स ही इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोच ही नहीं रहे हैं, तो स्टॉक का प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उधर इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है इन्वेस्टर्स का। तो फिर मतलब इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए वो कहीं ना कहीं उसका पीई लो आ रहा है। और अगर मान लो कि किसी का पीई रेशो, अगर पीई रेशो मुझे यहाँ पर मान लो ये 1,000 रुपये का एक स्टॉक चल रहा है जिसकी अर्निंग्स 50 रुपये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पकड़ूँ इसका, तो 20 गुना, 20 गुना का पी रेशियो है इसका, 20 का पी रेशियो चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है इस कंपनी में, पी रेशियो छोड़ दो, सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से नहीं, पी तो हम लोग को वैल्यूएशन के हिसाब से बताता है, बट शायद से उस कंपनी का जो फ्यूचर होगा वो अच्छा होगा, ठीक है, जो उसके फाइनेंशियल्स होंगे, ठीक है, जो उसका फाइनेंशियल्स यानी कि जो उसका इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कुछ ये लोग का कुछ नया ये लोग ने एक्विजिशन करा होगा, उस सब चीज़ों के वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है। तो उसके वजह से भी इसका क्या कहते हैं, मतलब इसके ऊपर इसके वजह से भी इसका क्या कहते हैं, स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है, और इन्वेस्टर्स उसके अंदर और ज़्यादा महंगे महंगे दाम पर भी खरीदने के लिए रेडी है, ठीक है। तो इसीलिए भी काफ़ी बारी कंपनी का पी रेशो हाई दिखता है, बट फिर भी लोग खरीदने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि मतलब महंगी चीज़ें या क्वालिटी चीज़ें वो उस दाम पर नहीं आएगी, आपको अंडर वैल्यूड नहीं मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस कोविड जैसा कुछ क्रैश हो गया, या कुछ बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई जिसके अंदर पूरा मार्केट ही ओवरऑल क्रैश कर रहा है, या 20-30% गिर गया है, तब जाके आपको बहुत ऐसे जो वैल्यूएबल जो कंपनीज रहेगी, तभी आपको अंडर वैल्यूड भाव पे एक अच्छे, ज़्यादा अच्छे अंडर वैल्यूड पे दिखते हैं। तो नॉर्मल में मान लो जैसे 100 का पी था समझो, वो घटकर 60 का पी हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से वो हाई वैल्यूड ही है, बट इस पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसने पीई क्रैश करा है, तो इसलिए भी हम लोग को थोड़ा सस्ता मिल जाता है, ठीक है। ये तो हो गया पीई रेशो। अभी पीई रेशो मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे देखना है चार्ट्स पे भी, ठीक है, वो पहले हम लोग पीबी रेशो डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम लोग चार्ट्स पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी पी रेशियो का मैंने आप लोगों को बताया, इसका जो ये है फॉर्मूला पी बाई ई है, जिसका मतलब क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग्स, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्निंग्स। अर्निंग्स अर्निंग्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ईपीएस से। ईपीएस को निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, नेट इनकम, ठीक है। नेट इनकम, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा मैं, नेट इनकम की बात कर रहा हूँ। अभी इनकम और रेवेन्यू में क्या फ़र्क है, वो मैंने इनकम स्टेटमेंट वाले वीडियो में बताया था, आप वो जाके देख लेना, उसके अंदर मैंने एकदम बहुत ही अच्छे से बताया। और उसके बाद क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, ठीक है। अभी इधर नेट इनकम मान लो अगर है ही नहीं तो, ठीक है। आप बोला कि भाई कैसे नेट इनकम नहीं रहेगी, अरे भाई हो सकता है नेट इनकम नहीं रहेगी, कैसे, क्योंकि अगर आपकी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है तो, ठीक है। आप मानोगे नहीं, काफ़ी टाइम तक जोमेटो जब तक लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसका पीई रेशियो था ही नहीं। तो वैसे में उस समय पर अगर किसी भी कंपनी का, कोई कंपनी अगर लॉस मेकिंग है, उसका अगर आपको वैल्यूएशन निकालना है कि भाई ये कंपनी मुझे ओवर वैल्यूड भाव पे मिल रही है कि अंडर वैल्यूड भाव पे मिल रही है, तो उसके लिए दो रेशियोज होते हैं। एक होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है, और दूसरा होता है प्राइस टू सेल्स रेशियो, ठीक है। अभी प्राइस टू सेल्स रेशियो के बारे में तो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डिस्कस प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर ही करूंगा, ठीक है। लेकिन प्राइस टू सेल्स रेशियो के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली बता देना, मैं वो भी लेके आ जाऊंगा, इतना कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अभी ये तो आपको समझ में आ गया रहेगा, करंट मार्केट प्राइस प्राइस हो गया, बुक वैल्यू क्या होता है, ठीक है। और बुक वैल्यू में भी हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, बुक वैल्यू पर शेयर, BVPS। बुक वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है एसेट्स
माइनस लायबिलिटी। अभी एसेट्स माइनस लायबिलिटी क्या होती है? मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ना बैलेंस शीट का वीडियो डाला था, वो वीडियो में देखना, उसके अंदर मैंने बताया था एसेट्स माइनस लायबिलिटी का मतलब होता है इक्विटी। ठीक है, बुक वैल्यू का दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, इक्विटी, नेटवर्थ, ये सब बुक वैल्यू ही होती है। ठीक है, तो ये भी इधर ध्यान देने की बात है। ठीक है, अभी अगर हम लोग को इधर इक्विटी मिल गई और हम लोग को बुक वैल्यू पर शेयर कैसा मिलेगा, वापस इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, अभी सीधी सी बात, काम करते हैं का करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये। ठीक है, बुक वैल्यू जो पर शेयर का इसका बुक वैल्यू था, मान लो वो 50 रुपये का है, तो अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो इसका 2 का आ गया, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो यानी पीबीवी रेशो इसका आ गया इंटू 2 का। अभी आइडली आइडली जो भी कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 1 का है वो बेस्ट है। ठीक है, जिस भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 10 के ऊपर है वो बेकार है, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी बेकार नहीं, वैल्यू हाँ ओवर वैल्यूड है वैसा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं ये मेरा रेंज है, अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ सही भी हो सकता हूँ, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे लिए अभी तक ये सब कुछ काम कर रहा है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से 3 से 9 तक के आसपास एक अच्छा बुक वैल्यू में मान सकता हूँ। इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं, इतना ज़्यादा एकदम सस्ता भी नहीं। अभी बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग्स रेशो में क्या फ़ायदा है, देखो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो में मतलब लॉस मेकिंग कंपनी में तो आप प्राइस टू अर्निंग्स रेशो निकाल ही नहीं सकते हो। बुक वैल्यू में आपको क्या है, अभी देखो कंपनी के एसेट्स तो उतने ही होंगे ना। ठीक है, मतलब एसेट्स को आप इतना ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अर्निंग्स को फिर भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो, इसके लिए प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा टिल्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता हूँ मैं उसकी तरफ, या थोड़ा सा झुकाव उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है जब मैं प्राइस टू इक्विटी, मतलब मान लो पीई रेशियो के हिसाब से मुझे अगर कंपनी ओवर वैल्यूड लग रही है। ठीक है, ठीक है, बट प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से मुझे यह फेयर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड लग रही है, तो मैं कहीं ना कहीं इसको अंडर वैल्यू के हिसाब से या फेयर वैल्यू के हिसाब से कंसिडर करूंगा, क्योंकि अर्निंग्स को कभी कभी मैनिपुलेट किया जा सकता है और ये हम लोग ने काफ़ी बारी देखा है। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हम लोग हमेशा वैसी कंपनी में यूज़ करना चाहिए जो एसेट हैवी कंपनी होती है। ठीक है, जैसे कि माइनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शंस हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी मशीनरी वो सब वाली जो कंपनीज होती है जिसके अंदर हैवी मशीनरीज वो सब यूज़ होती है, वो सब कंपनी में यूज़ करना चाहिए। आईटी सेक्टर में बुक वैल्यू कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग एसेट लाइट बिजनेस है। ठीक है, वो लोग के एसेट्स क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो सब वो लोग के एसेट्स है, करेक्ट। तो इसमें इतना ज़्यादा आपको बुक वैल्यू के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा एक अंडर बुक वैल्यू ही दिखेगी आपको। ठीक है, सॉरी ओवर बुक वैल्यू ही दिखेगी। तो वो चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कौन से जो ये है क्या कहते हैं रेशियोज है, वो कब कौन से कंपनी में कौन से इंडस्ट्री में कौन से टाइम पे यूज़ करने चाहिए, ये भी हम लोग को समझना चाहिए। वो सब कुछ समझने के लिए ना डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, तो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए चार्ट्स पे जाके देखते हैं कि क्या इधर हम लोग को कैसे समझेगा कि पुराने डेटा के हिसाब से कैसे एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने ब्रिटानिया का चार्ट खोला है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ब्रिटानिया मैंने इसके लिए सिर्फ खोला है क्योंकि ब्रिटानिया का मैंने एक वीडियो बनाया था टेक्नो फंडा एनालिसिस का, तो वो वीडियो बनाया था, आप जाके देख लेना। वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टेक्निकल और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू समझाए थे। अब बाय द वे काफ़ी टाइम हो गया टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को किसी स्टॉक का टेक्नो और फंडामेंटल एनालिसिस करवाना है क्या, नहीं तो मैं खुद ही देखता हूँ, मुझे कोई अच्छी कंपनी दिख जाएगी तो उस हिसाब से मुझे समझेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अभी देखो आप स्क्रीनर पे देखोगे तो इसका बुक वैल्यू पर शेयर 133 का है, बट इसका करंट मार्केट प्राइस देखो कितना ज़्यादा है। ठीक है, स्टॉक का पीई 53 का है, इंडस्ट्री का पीई 53 का है। ठीक है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से मतलब पीई के हिसाब से इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक ठाक ही है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो पी रेशियो पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर लोग बता रहा है कि इसका एवरेज पी कितना है, मीडियन पी देखो इधर, मीडियन पी लग 55 का, इधर लाइन दिख रही है, जो लाइन दिख रही है बताता हूँ, देखो ये जो है ना इधर एक देखो ये एक लाइन दिख रही है 55 के पी पे, ये देखो एक लाइन दिख रही है, तो ये इसका मीडियन पी है, मतलब ये जितना ऊपर गया नीचे आया उस लोग का एवरेज एवरेज निकाल के 55 का इसका मीडियन पी है। तो यहाँ पर जब भी जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड इसका पी है, यहाँ पर ये अंडर वैल्यूड है। ठीक है,
तो अभी आप देखोगे तो इसका मीडियन पी से थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे दुनिया भर के और एनालिसिस करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी इसी पे अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा प्राइस टू बुक। अभी प्राइस टू बुक के हिसाब से आप देखोगे कि यहाँ पर तो ये अभी उस प्राइस टू बुक के हिसाब से कहीं ना कहीं फेयर वैल्यूड लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू था, यहाँ पर ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। ठीक है, ओवर वैल्यूड, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड। ठीक है, यहाँ पर अभी थोड़ा सा फेयर वैल्यूड लग रहा है। तो आप अगर अभी यहाँ पर देखोगे कि प्राइस टू इक्विटी के रेशियो के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर वैल्यूड लग रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा सा फेयर वैल्यूड लग रहा है, तो शायद अभी ये फेयर वैल्यू हुआ रहेगा। थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग को ना दिख जाता है कि इसका जो बुक वैल्यू है, पीबी रेशियो 36 टाइम्स है। ठीक है, क्योंकि 36 टाइम्स इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। ये हम लोग को यहाँ पर समझना चाहिए। मैंने शायद से इस रेशियोज़ में मैंने पीबी रेशियो डाला हुआ था, नहीं डाला था, चलो हम लोग अभी डाल के देख लेते हैं। चलो ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर डाल दिया। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कितना क्या है। देख सकते हो 36 आ गया ना। वही सेम चीज़ है, नॉर्मल मैथ है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। आप खुद भी मतलब आप जो वीडियो देख रहे हो ना, साथ में आपका फ़ोन का कैलकुलेटर ओपन करो, इसको इससे डिवाइड डिवाइड कर लो, आपको इधर इधर ही आपको सामने से ही पता चल जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बाय द वे ज़रूर आप ना एक बार कमेंट करके ये भी बताना कि आपको और कौन से रेशियोज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। मतलब देखो अभी मैंने आर ओ सी के ऊपर वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया है, व्यूज़ भी उसके ऊपर ठीक ठाक से आए हैं, कमेंट भी आए, दो चार कमेंट अच्छे खासे कमेंट आए थे। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको और कौन से रेशियोज़ के ऊपर चाहिए। डेट टू इक्विटी एक रेशियो हो गया। ठीक है, फेस वैल्यू एक एक चीज़ है जिसको बहुत लोग डिस्कस करना मतलब समझने के लिए तकलीफ़ होती है। ये सब बहुत सारे, मैं जितने भी रेशियोज़ है ना मैं सब डिस्कस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग कमेंट करके बताना चाहिए। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहेगा कि प्राइस टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में क्या फ़र्क है, कब हम लोग को देखना चाहिए और कैसे हम लोग को ये लोग को समझना चाहिए। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।